हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम जो हमारा बेसिक है वो पढ़ चुके हैं कि कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, क्यों बॉन्ड फॉर्म हो गया जो होता है, ये सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ रहे थे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल भी हमने क्या किया था, थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था कि बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं बॉन्ड एंगल। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। जैसे हम बोल रहे थे कि जैसे हम बोल रहे थे कि जो हमारा CH4 होता है, CH4, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। अब इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल क्यों है, कि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल क्यों है वो हम पढ़ेंगे अपने आगे। क्या जो आगे के हमारे लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी ये ज्योमेट्री है वो किस तरीके से आते हैं। जो हम क्या पढ़ेंगे, जो हम वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसका शेप टेट्राहेड्रल की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल क्यों होती है। ठीक है, अभी तक बस हम ये देख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो इन बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है, ये दिख रहे हैं, ये जो बॉन्ड्स, ये 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 इनके बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड एंगल बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होता है वही क्या कहलाया जाता है, हमारा बॉन्ड एंगल। जैसे इनके बीच का एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, इनके बीच का एंगल। वैसे क्या होता है, जितने हमारे अलग अलग ज्योमेट्री होती है उनके बीच का एंगल क्या होता है, अलग अलग एंगल होता है। हर बॉन्ड के बीच में अलग अलग एंगल होता है। ठीक है, चलिए अब बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पढ़ते हैं। बॉन्ड एनर्जी को हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, आज हमने बस थोड़ा सा समझ लिया, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। ठीक है, चलिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप टू सेपरेट देम इनटू गैसेस एटम। यानी कि अगर हम बोले H और H के बीच का क्या है, बॉन्ड है, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ये जो बॉन्ड है H और H के बीच का, इसको ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को क्या बोलेंगे, हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जो हमें एनर्जी चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। ये हमेशा किस चीज में रिप्रेजेंट की जाती है, इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं या सिंपल बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। कभी कभी हम क्वेश्चंस देखते हैं, वहां पे दिया रहता है कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बताओ। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो मतलब यही है कि बॉन्ड ब्रेक करने की जो क्या है, हमारी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए, तो क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक करके उनको क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। ग्रेटर द बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। यानी कि जितनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी उतना ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एच एच के बीच के बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो इतनी है, 435.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, द मैग्नीट्यूड बॉन्ड एंथैल्पी रिलेटेड टू बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। यानी कि जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी होगी। ठीक है, चलिए, जैसे हम देखिए जो हमारा सीसी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड सीसी बॉन्ड, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 347। यानी कि जो हमारा क्या है, जो हमारा सीसी बॉन्ड है, तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी कह रहा है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी 347 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, जबकि जो सी डबल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी, उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए हमें, 601 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। यानी कि जितनी ज्यादा बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी, है ना। यानी कि जितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होते तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, यानी कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, यानी कि हम ये बोल सकते हैं बॉन्ड बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड एंथैल्पी के। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा
जितने ज्यादा हमारे पास बॉन्ड होंगे उतने ज्यादा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा एंथैल्पी होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। ग्रेटर द बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, यानी कि जितनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। यानी कि एच एस बॉन्ड की अगर एंथैल्पी बोल रहा है 435.8 और सीसी बॉन्ड की एंथैल्पी बोल रहा है 437, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, एच एच बॉन्ड। तो हमारा वो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है सीसी बॉन्ड के मुकाबले। ठीक है, चलिए। और जो हमारा सी डबल बॉन्ड सी है वो क्या हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए चलिए, इतना समझ में आया। बॉन्ड एंथैल्पी, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं कभी कभी लिखने के लिए, तो आप इस तरीके से इनको तैयार करके उसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू लुइस इन अ कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर यानी कि जितने उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे किसी भी टू एटम्स के बीच में। एक एटम में तो बॉन्ड नहीं होगा, हम बोले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या अकेला कोई बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता ना। और बॉन्ड तब बनेगा कि जब उसके साथ क्या होगा, एक और एटम कंबाइन होगा, है ना। एक सिंगल एटम तो कभी बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जिस दिन हमने बेसिक्स पढ़ा था उस दिन हमने क्या पढ़ लिया था, ये जो सिंगल एटम है वो बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, वो कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलिए। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि एच एच के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है 1, ओ टू के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है 2, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 2, एन टू के बीच के बॉन्ड ऑर्डर है 3। ठीक है, चलिए। Isoelectronic molecules and ions have identical bond orders. For example, F2O2 2 negative have bond order 1, and 2CO and NO positive have bond order 3. With the increase in bond order, bond and enthalpy is increases and bond length decreases. For example, अच्छा N2 का bond order है 3। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक किन्हें बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। ठीक है, जैसे F2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताएगा कोई। एक फ्लोरीन में 9 है, तो दो फ्लोरीन में टोटल मिला कितने हो गए, 9 और 9 18 इलेक्ट्रॉन। वैसे O2 2 नेगेटिव है, जो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन है, यानी कि 8 टू जो 16, 16 और 2 2 नेगेटिव भी तो है, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी तो है, प्लस 2 16 प्लस 2 18, यानी कि यहाँ पर भी कितने 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इन इसलिए ये हमारी क्या हो जाती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, यानी कि वो स्पेसीज जिनमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए इनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है, 1 है। ठीक है, चलिए। अब बोल रहा है N2CO and NO पॉजिटिव हैव द बॉन्ड ऑर्डर 3। विद द इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड एंथैल्पी भी उतनी ज्यादा होगी और बॉन्ड की लेंथ उतनी कम होगी। जितना ज्यादा बॉन्ड की क्या होगी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, है ना, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, एंथैल्पी होगी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। हमने पीछे क्या पढ़ा कि जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की क्या थी, बॉन्ड एंथैल्पी क्या थी, कम थी ना। डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी, यानी कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जब ज्यादा है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बॉन्ड ऑर्डर को। बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल, है ना। इसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो क्या है, बॉन्ड है ना। जो बॉन्ड है उन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हमारा बढ़ेगा तो बॉन्ड की एनर्जी यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बॉन्ड की एंथैल्पी जब इंक्रीज होगी तो उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए। यानी कि ये कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो हमारी क्या है, बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। यानी कि बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पर पढ़ी थी हमने बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलिए। ये तो हो गई बॉन्ड ऑर्डर की बात, इतनी समझ में आई। बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया कि क्या बॉन्ड होता है, क्या बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, चलिए। बाकी इसको हम डिटेल में तब हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम क्या करेंगे, जब हमने स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे
जब हम एमओटी पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हम सीखेंगे कि और अगर हमारे पास अलग अलग स्पीसीज है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम बेसिक सा पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं रेजोनेंस। देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स whose behavior cannot be explained by a single Lewis structure। यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या हैं जिनका क्या होता है, जिनका बिहेवियर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर से, है ना। एक सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर से क्या होता है, उनका हम बिहेवियर नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, यानी कि ये ओजोन का, ओजोन पता है ना सबको, O3 ओजोन। ओजोन की क्या इंपॉर्टेंस है, ओजोन क्या करती है, हमें यूवी लाइट से बचाती है ना। जो यूवी रेज होती हैं, जो सन से यूवी रेज आती हैं, ओजोन लेयर एक डिप्लीशन, उनको क्या करती है, एक लेयर की तरह काम करती है और उन्हें अर्थ पे आने से रोकती है। ठीक है, चलिए according to the concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot explain all the properties of the molecule is supposed to have many structures with similar energy. Positions of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as the conical structure of the hybrid, which describe the molecule accurately. For O3, the two structures shown above are conical structure, and the third structure represents the structure of O3 more accurately. This is also called resonance hybrid. अच्छा, चलिए, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई एक स्ट्रक्चर जब क्या होता है, कोई सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर होता है, वो क्या अपनी सारी प्रॉपर्टीज, अगर हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखते तो ये अपनी सारी प्रॉपर्टीज क्या नहीं कर पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। The molecule is then supposed to have many structure with similar energy। यानी कि जब हमें पता चल रहा है कि कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो अपनी क्या नहीं कर पा रहा, सारी प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर पा रहा, यानी कि इसका मतलब क्या है कि उसके क्या है, उसी के जैसे दिखने वाले और भी क्या है, स्ट्रक्चर है, उसी के जैसे दिखने वाले क्या है, और भी स्ट्रक्चर है। उन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना, या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे है, बना कैसे, ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ पर गया होगा और यहाँ से ये यहाँ पर आया होगा, है ना, इस तरीके से। चलिए, इस तरीके से ये हुआ होगा। अब ये जो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये क्या है, हमारे कोनिकल फॉर्म्स है, इनको हम क्या बोलेंगे, हमारा कोनिकल फॉर्म्स, कोनिकल फॉर्म्स। ये क्या है हमारा, ये तो हमारा हाइब्रिड है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी कि जो ये डबल बॉन्ड है वो क्या है, इसमें रोटेट हो, जैसे हम क्या करते हैं जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेंजीन, बेंजीन कभी हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, कभी हम ऐसे बना रहे हैं, बना रहे, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड है इसके अंदर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इसलिए हम इसको किससे दिखाते हैं, इसके अंदर एक रिंग से दिखाते हैं, कि जो किससे दिखाते हैं, इसके अंदर एक रिंग से दिखाते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो रहे हैं, अंदर रोटेट हो रहे हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि जब एक सिंगल जो मॉलिक्यूल है वो क्या नहीं कर पाता, अपनी सारी प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या है कि उसके और भी क्या है, उसकी तरह सिमिलर क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, उसी के जैसे क्या होंगे, और भी क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, जिससे जिन स्ट्रक्चर्स को अलग अलग करके जो हम देखें तो साथ में उनकी सारी प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाती हैं, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए इतना समझ में आया। बाकी इसको हम जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। जब हम क्या करेंगे, जब हम जीओसी पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, फिर देखेंगे किस तरीके से हम आगे आगे करेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर के एंड में भी क्या करेंगे, हम एक बार इसको जब रिवाइज करेंगे हम, तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दोबारा से बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो हम इसको, इस टॉपिक को वहां पर क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी की बात करिए। पोलैरिटी में बोल रहा है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड,
जो हमारा शेयरिंग से बनता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पोलर एंड नॉन पोलर, दो तरह का होता है कि पोलर और नॉन पोलर। चलिए पहले नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, when the atom joined by covalent bond are like H2O2 Cl2, the shared pair of electron is equally attracted by the two atoms and thus the shared pair of electron is equidistant to both of them. ठीक है, alternatively we can say that it lies exactly in the center of the bonding atom. As a result, no poles are developed and the bond is called as non-polar bond. The corresponding molecule are known as non-polar molecules. यानी कि जब हम कोई क्या लेते हैं, सेम दिखने, सेम स्पीसीज लेते हैं, जैसे हमने Cl लिया, क्या लिया, Cl लिया, Cl के बीच में क्या है, ये बॉन्ड है ना, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना देता है ना। अब हम बोल रहे हैं कि Cl के पास जितनी पावर है उतनी पावर किसके पास है, Cl के पास है। ठीक है, दोनों Cl के पास क्या है, बराबर पावर है, यानी कि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ग्रुप है हमारे, दोनों क्या है, सेम एटम है ना हमारे, दोनों सेम है। ठीक है, जब दोनों सेम है तो इसके बीच में क्या होते हैं, जो इनके बीच में क्या होता है, जो ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड बनता कैसे कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन से मिलके ही तो बनता है ना एक बॉन्ड, जब दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तभी तो बनेगा ना एक बॉन्ड। यानी कि ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में है क्या, दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में। अब हमें पता है कि जब कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, जब कोई क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली है, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, वहां पर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से डिस्कस कर दिया किया है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होते हैं वो भी हमने अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, चलिए फिर तब ये हमें क्या बोल रहा है कि जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा अट्रैक्ट, बिल्कुल करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे दोनों Cl है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बीच में ही रहेंगे, क्या होंगे, बीच में ही रहेंगे, कोई किसी की तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए इसको इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। चलिए इसको इस तरीके से देखते हैं कि दो दोस्त हैं, ठीक है, दोनों की पावर भी क्या है, इक्वल है, दोनों की क्या है, इक्वल पावर है। ठीक है, दो दोस्त हैं, दोनों की इक्वल पावर है, दोनों और उनके पास क्या है, एक लंच बॉक्स है, क्या है, एक लंच बॉक्स है। ठीक है, दोनों की पावर इक्वल है, दोनों हाइट में भी सेम है ना, दोनों की बॉडी जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो जो ये लंच बॉक्स होगा, अगर दोनों को इधर अपोजिट बिठा दिया जाए, ठीक है, अपोजिट बिठा दिया जाए, बीच में लंच बॉक्स रख दिया जाए, अब दोनों को भूख भी बराबर लगी है, दोनों को क्या है, बहुत भूख लगी है, बराबर भूख लगी है। ठीक है, तो वो जो लंच बॉक्स है दोनों अपनी तरफ खींचेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, है ना, या बीच में लंच बॉक्स रखेंगे तो दोनों लंच बॉक्स के ऊपर क्या करेंगे, इधर इधर खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इधर वाला जो फ्रेंड है वो क्या हो, अगर ज्यादा स्ट्रांग हो तो लंच बॉक्स उसकी तरफ चला जाएगा, चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। लेकिन अगर इधर वाला फ्रेंड ज्यादा स्ट्रांग है तो लंच बॉक्स उसकी तरफ चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो अब हमने बोला कि दोनों फ्रेंड क्या है, दोनों ही क्या है, बराबर के स्ट्रांग है। ठीक है, दोनों में स्ट्रेंथ भी बराबर है, हाइट भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, दोनों को भूख भी बराबर लगी है। तो वो जो लंच बॉक्स है वो इधर से खींचने की कोशिश करेंगे, वो इधर इधर से खींचने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन जब दोनों की पावर सेम है तो वो लंच बॉक्स ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, वो लंच बॉक्स क्या होगा, बीच में ही रहेगा, रहेगा बीच में। वैसे ही क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पे क्या होंगे, इस बॉन्ड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी क्या होंगे, यहीं पे रहेंगे, क्योंकि दोनों की क्या है, पावर सेम है, तो ना तो वो इधर को खींच पाएंगे ना तो वो उधर को खींच पाएंगे, है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में ही रहेंगे, बीच में ही रह रहे हैं जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई पोल नहीं बन रहा ना, अगर इस तरफ जाते तो ये पोलर बन जाता, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होते थोड़ा, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन क्या होते थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट होते तो क्या होता, पोल बनता, क्या क्या कहलाए जाते, फिर वो पोलर कहलाए जाते। लेकिन ना तो यहाँ पे कोई पोल बन रहा है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, इसीलिए इनको बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब एटम ज्वाइन हो बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड द सेम लाइक, इसकी तो ऐसे हो वो, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय टू, यानी कि जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की जो शेयर पेयर है वो क्या हो, दोनों द्वारा क्या हो, इक्वली अट्रैक्ट हो, और दोनों से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस है, दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस में, ना कि किसी अगर किसी का ज्यादा पास होगी तो वो तो खींच ही लेगा ना अपनी तरफ, है ना, दोनों में क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। Alternatively, we can say that it lies exactly in the center of the bonding atom, यानी कि ये बॉन्डिंग एटम के एकदम सेंटर में क्या हो रही है, लाई हो रही है, रह रही है।
एज अ रिजल्ट नो पोल्स आर डेवलप, यानी कि नो पोल्स आर डेवलप एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर। ठीक है, यानी कि कोई पोल क्या होगा, डेवलप नहीं होगा, इसलिए उन्हें क्या बोला जाएगा, नॉन पोलर कहा जाएगा। इतना समझ में आया। द कॉरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोला जाएगा। ठीक है, और उनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या बोला जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। को जो हमारे पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, वो समझ में आया कि वो नॉन पोलर क्यों है, क्यों है वो नॉन पोलर, क्योंकि क्या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या इक्वी डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस में, दोनों का अट्रैक्शन पावर भी क्या है, इक्वल है। जब उनका सब इक्वल है तो क्या होगा, जो बॉन्ड होगा हमारा वो कहाँ एग्जैक्टली सेंटर में लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई पोल क्रिएट नहीं होगा, नो पोलर डेवलप, यानी कि कोई भी पोल क्या नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ज्यादातर ये वही वाली स्पीसीज होती हैं जो क्या होती हैं, हमारी सेम होती हैं। ठीक है, जैसे एच, जैसे जैसे यहाँ पर हमारे एग्जांपल्स हैं एच और एच के बीच में, ठीक है, सीएल और सीएल के बीच में, ओ और ओ के बीच में, ओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, 5 6, अरे 6 2 8, इसके भी 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, इस तरीके से होगा, है ना। ठीक है, तो भी जब हम बॉन्ड के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करने हो, है ना, जब हम क्या करें, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम स्ट्रक्चर्स बनाने हो, तो हम अपने दिमाग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हमेशा लेके चलेंगे, है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमें क्या होगा, बहुत आसानी मिलेगी। अभी तो खैर अभी तक क्योंकि हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अभी जब हम आगे चीजें पढ़ेंगे तो अपने आप हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलते जाएगा। चलिए चलिए, अब जब हमने नॉन पोलर पढ़ा था, उसके अपोजिट क्या है, पोलर बॉन्ड से। जैसे when covalent bond formed between different atoms of different electronegativity, जब covalent bond form होगा अलग एटम्स के बीच में, अभी तक तो क्या हो रहा था, सेम एटम के बीच में, जैसे कि एच एच के बीच में फॉर्म हो रहा था, है ना, या सीएल सीएल के बीच में फॉर्म हो रहा था। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिफरेंट, है ना, डिफरेंट एटम के बीच में फॉर्म होगा, जैसे एच और सीएल के बीच में फॉर्म हो जाए, है ना। चलिए, shared pair of electron between two atom are get displaced towards highly electronegative atom, तो उनके बीच में जो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, जो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब जैसे हम HCl की बात करें, चलिए HCl की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हाई एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, किससे, क्लोरीन से। ठीक है, electron pair is displaced more toward chlorine atom, thus chlorine will acquire a partial negative charge and hydrogen have a positive charge with the magnitude of charge as known as chlorine, same as on chlorination. Such covalent bond is called polar covalent bond. अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि दोनों को क्या है, इक्वल स्ट्रेंथ है, सब कुछ इक्वल है, तो क्या होगा, जो उनके बीच का जो क्या है बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो क्या होगा, कहीं नहीं जाएगा, वो मिडिल, वो बीच में ही रहेगा, उनके बिटवीन में ही लाई करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि एक क्या है, ज्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एक में पावर ज्यादा है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ही ना, ये तो नहीं खींच पाएगा क्योंकि इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है, तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा करेगा जिस तरीके जिससे कि क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से इसमें एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिस वजह से इसमें एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव, यानी कि जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ना, उसमें क्या जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा
उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उसमें ही कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर बोल रहा है, अब इतना तो समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब जो पोलर बॉन्ड है वो किस तरीके से क्रिएट, अब यहाँ पे पोल क्रिएट हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड या पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा चलो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फ्लोरीन क्लोरीन सारे हाइड्रोजन से अटैच है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे ज्यादा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड किसके बीच में होगा, पोलैरिटी किसमें होगा ज्यादा, जो ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, हमारा फ्लोरीन ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, है ना, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है ना। तो ग्रुप में क्या जाते हैं, नीचे को जाते हैं, तो साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि जहां साइज, जिसका साइज कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा है, इनके कंपैरिजन की बात हो रही है अभी यहाँ पर। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया कि पोलर बॉन्ड्स कौन से होते हैं, इतना समझ में आया पोलर बॉन्ड्स कौन से होते हैं। ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनकी तरफ क्या आता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते उनकी तरफ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहता है, जहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं वहां पर आ रहा है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। चलिए, अगर हम बोले सी और ओ के बीच में कोई बॉन्ड बने, है ना, अगर सी और ओ के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, हमारा सी या ओ, कौन सा हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताइए। जो हमारा कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, है ना, यानी कि ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यानी कि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, चलिए इतना समझ में आया। चलिए, अगर हम बोले सी और सीएल के बीच में कोई बॉन्ड बने, सी और सीएल के बीच में कोई बॉन्ड बने, तब तब आप क्या करेंगे बताइए, तब क्या करेंगे बताइए। इसका तो हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5, इसकी होती है 3, यानी कि ये क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, सीएल की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, पता है ना क्यों शिफ्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो सेकंड जो चैप्टर, जो हमारा क्या थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या दी हुई है, सीरीज दी हुई है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। ठीक है, वैसे तो आपको थर्ड चैप्टर में ही याद कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर आपने उस टाइम पे याद नहीं किया तो अभी आप क्या करना, उसको एक बार उसको पढ़ लेना, याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट है उनको क्या कर लेना, याद कर लेना, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब है हमारा डायपोल मूवमेंट। ठीक है, जो हमने पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड पढ़े, वो किसलिए पढ़े, डायपोल मूवमेंट को पढ़ने के लिए पढ़े। अब डायपोल मूवमेंट यानी कि Q इंटू डी, है ना, Q यानी कि चार्ज, जितना चार्ज इंटू डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम अपना, डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। ड्यू टू पोलैरिटी पोलर मॉलिक्यूल आर नोन एज डायपोल मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ही क्या बोलते हैं हम, डायपोल मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। एंड दे पॉजेस डायपोल मूवमेंट, और वही क्या करते हैं, डायपोल मूवमेंट पॉजेस करते हैं। ठीक है, डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, यानी कि जो डायपोल मूवमेंट है उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ठीक है, इसकी यूनिट डी से होती है, डिबाय। चलिए, अच्छा, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा डायपोल मूवमेंट है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या आएगा उसका आंसर, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो एंड द टेल ऑन पॉजिटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव सेंटर। अब एच और एफ है, इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है बताइए, कौन सा है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एफ ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो ये एरो है ये किसकी तरफ है, इसकी तरफ है, यानी कि जो ये है, ये
ये क्या शो कर रहा है कि जो क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और जो ये है ये क्या शो कर रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। जैसे हम बोले सी, जैसे हम बोले CCl, है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, यानी कि यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस तरफ को हम ये बना रहे हैं। और यहाँ क्या है हमारा, ये जो कार्बन है वो क्या है, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर ये आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको शो करते हैं। ठीक, मोमेंट। ठीक है, जैसे हम HCl की बात करें, HCl, तो Cl हमारा ज्यादा है, तो यानी कि ये इस तरफ क्या है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इस तरफ को डायपोल मोमेंट की क्या है, डायरेक्शन है, यानी कि जो ये ज्यादा क्या है, इसमें डेल्टा नेगेटिव है और इसमें है डेल्टा पॉजिटिव। तो इस तरफ को क्या आ रहा है, हमारा एरो आ रहा है, और इस तरफ को क्या आ रहा है, हमारा जो इसकी टेल है वो इस तरफ को आ रही है। ठीक है, टेल कहाँ पर आ रही है, जो पॉजिटिव सेंटर है, और जो एरो है, जो हेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव सेंटर, किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, हमारे नेगेटिव सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसको अब कल हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्या है, चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कल क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि वो क्या होंगे, जो हम आगे VBT पढ़ेंगे, VSC PR पढ़ेंगे, MOT पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या आएगा, वो हमारे काम आएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और भी एग्जाम्स में क्या होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स में भी होता है, सबने फिजिक्स में पढ़ ही लिया होगा इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कल हम फिर से इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।